हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आर्म्स एक्ट 1959 की हिस्ट्री, ऑब्जेक्ट, स्कोप को जानेंगे। क्योंकि एक एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें उस एक्ट का बैकग्राउंड को जानना होता है, क्योंकि उसका बेस हमें तभी क्लियर होता है जब हम उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं। क्या ये 1959 एक्ट से पहले कोई और एक्ट था? तो ये एक्ट आया कैसे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, इससे पहले कोई एक्ट था तो उसे रिपील क्यों किया गया, ये सब हमें जानना होता है। अगर कभी हम किसी एक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड को जानते हैं, तभी हम जाके पूरे एक्ट को क्या कर सकते हैं, इजीली हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं और वो हमारा बेस स्ट्रॉन्ग कर देता है। हम बात करते हैं 1959 के आर्म्स एक्ट के बारे में। हमें सबको पता है कि हम कब इंडिपेंडेंट हुए थे। हम लोग हुए थे 15 अगस्त 1947 को। हमें क्या मिली थी उस दिन? आज़ादी मिली थी। ठीक है, उससे पहले क्या था? ब्रिटिश का राज था। अब ब्रिटिश का राज था तो उस टाइम क्या हुआ था कि ये ब्रिटिश टाइम के समय में ना सिपाही विद्रोह चल रहा था। ठीक है, विद्रोह हम इंडियंस के पास सबसे फर्स्ट टाइम पे क्या हुई थी? गन कैसे आई? द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ गन्स बाय द इंडियन पीपल which caused alarm among them individual in the power द ब्रिटिश। क्या कब हुआ था ये? जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, तब हमारे पास फर्स्ट टाइम क्या आई थी? हाथ में हमारे गन आई थी। उससे क्या हो गया था? एक वो डर पैदा हो गया था ब्रिटिश के माइंड में, उसके दिल में, कि भाई इन इंडियंस के पास क्या आ गई है? गन्स आ गई है। अब ये क्या करेंगे? अब ये विद्रोह करेंगे। ठीक है, अब इस टाइम क्या हुआ था कि जो ये ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया? हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए, मुस्लिम और हिंदू को, ठीक है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए क्या किया था कि मिक्स कर दिया था। जो गन होती है ना, उस पर क्या किया था? पिग और काऊ के जो चर्बी होती है उनको क्या मिक्स कर दिया गया। तो उससे क्या हुए? हमारे सेंटिमेंट हर्ट्स हुए। इस रीज़न की वजह से जो इंडियंस थे, ठीक है, जो इंडियन सिपाही थे, उनने क्या हो गई, उनके बीच में एक हो गए वो लोग। ठीक है, अब उनमें यूनिटी आ गई कि अब हमको क्या करना है, जो ब्रिटिश है उनके अगेंस्ट में क्या करना है, उनके अगेंस्ट जाना है। ठीक है, इस चीज़ को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है। इस वजह से जो ब्रिटिश है वो ये बहुत इजीली समझ गए थे कि अब ये इनके साथ हमारी क्या होने वाली है, फाइट होने वाली है। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश ने क्या किया कि एक एक्ट लिया है। क्या लिया है? जो मासिव, क्या कहते हैं, फ्यूचर मासिव अपराइजिंग अगेंस्ट देम वाज एस्टैब्लिश एन एक्ट। अब उसके डर से क्या करके आ गए ब्रिटिश लोग? एक एक्ट लेके आ गए। तो क्या है एक एक्ट? ये इस एक्ट का जन्म कैसे हुआ? डर से हुआ ना, कि ब्रिटिश लोग हमसे डर गए कि अब इंडियंस के पास में गन आ गई है तो ये हमारे के क्या हो गए, अब हमारे अगेंस्ट हो गए। तो उस डर के लिए क्या लेके आ गए? वो एक एक्ट लेके आए। 1959 जो आर्म्स एक्ट है, उससे पहले कौन सा एक्ट आया? आर्म्स एक्ट 1878। ये क्या आया? किसके द्वारा आया? ये ब्रिटिश ने पास किया, क्योंकि इससे पहले हम क्या आज़ाद नहीं थे ना, हम तो हुए 1947 में। ठीक है, तो ये आया 1878 के अंदर। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ओनली दोज इंडियन हु हैड प्रायर परमिशन, जिनके पास पहले परमिशन है और प्रॉपर लाइसेंस है, उन्हीं को क्या किया था? अलाउ किया था कि अपने पोजीशन के ऊपर, पोजीशन में वो क्या रख सकते हैं? आर्म्स रख सकते हैं। ठीक है, और ये जो एक्ट है फर्दर रेगुलेट द मैन्युफैक्चर, सेल्स, पोजीशन एंड कैरिंग ऑफ फायर आर्म्स। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि अब आगे इस एक्ट के अंदर आपको ये भी बता दिया, जिसके पास लाइसेंस होगा या जिसके पास प्रायर परमिशन होगी वो ही क्या कर सकते हैं? अपने पोजीशंस के अंदर आर्म्स रख सकते हैं। और इसके अंदर रेगुलेट भी था मैन्युफैक्चर, सेल, पोजीशन और कैरिंग ऑफ फायर आर्म्स। ठीक है, ये किसके टाइम पे हुआ? किसके टेन्योर में हुआ था? ये हुआ था वाइसरॉय ऑफ इंडिया के लॉर्ड लिटन। ये लॉर्ड लिटन की वजह से हुआ था। ठीक है, इस लॉर्ड लिटन ने काफ़ी सारे एक्ट अपने टाइम पे करे थे इम्प्लीमेंट। अब देखिए, अब इसके एक्ट की हम हिपोक्रेसी देखें तो क्या था इस एक्ट में, कि ये एक्ट जो यूरोपियन थे उनको तो भैया बहुत छूट दे रही थी कि आपके पास सारे प्रिविलेज है, बट हमें क्या, हम इंडियंस को क्या कर रही थी? एग्जाम कर रही थी प्रोविजन से, और रेस्ट्रिक्ट कर रही थी कि अगर किसी भी इंडियन के पास, ठीक है, फाउंड होता है, क्या होता है, आर्म्स या एनी टाइप ऑफ वेपन मिलते हैं, तो उस पर स्ट्रिक्टली पेनल्टी और पनिशमेंट इम्पोज कर रही थी। ठीक है, और यूरोपियन को छूट थी।
तो इससे इसकी हिपोक्रेसी हमको दिख रही है कि ये पाखंड जो था वो पाखंड हम आराम से समझ पा रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश का। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंट, अब हम जब आज़ाद हुए तब आफ्टर इंडिपेंडेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द इंडियन आर्म्स एक्ट 1959। तो अब इसकी एग्जिस्टेंस हमें पता चली कैसे आई, क्योंकि इससे पहले कौन सा एक्ट था, 1879, है ना, 1878। तो इससे पहले कौन सा एक्ट था, 1878 का एक्ट था। उससे रिपील्ड करके कौन आया, आर्म्स एक्ट 1959, जो क्या करता है, रिकॉग्नाइज द नेसेसिटी फॉर सर्टन लॉ अबेडिंग सिटीजन टू पजेस, क्या करे, अपने पोजीशन में रखे, यूज़ करे आर्म फायर्स को फॉर द पर्पस। अब इसमें क्या था, पर्पस बता दिया कि आप किस पर्पस के लिए रख सकते हो, स्पोर्ट्स, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स कर रहा है तो आप आर्म्स रख सकते हो, क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल की ना सुरक्षा के लिए आप कर सकते हो, और सेल्फ डिफेंस, ठीक है, ये एक्ट आपको अलाउ करता है। बट किसके रिगार्ड में, जो एक्ट में जो रूल्स है, अब ये रूल्स कब आए थे, 1962 में आर्म्स एक्ट के रूल्स भी दिए गए थे। इस रूल्स में आपको बताया गया है, इस रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हो, स्पोर्ट्स में, क्रॉप प्रोटेक्शन में, सेल्फ डिफेंस में आप क्या कर सकते हो, आर्म्स को यूज़ कर सकते हो। तो अब हमें एग्जिस्टेंस इसकी पता चली हिस्ट्री से। अब हम इसके ऑब्जेक्ट को जानते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट और स्कोप क्या है, एज पर द प्रियम्बल दिस एक्ट, इस एक्ट का क्या है ऑब्जेक्ट, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू आर्म्स एंड एमुनेशन। हमको क्या करना है, कंसोलिडेट और अमेंड एक लॉ लाना रिलेटिंग टू आर्म्स एंड एमुनेशंस पे। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज़ टू रेगुलेट एंड रेस्ट्रिक्ट द सर्कुलेशन ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशंस। जो सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, उसको क्या करें, रेस्ट्रिक्ट करें, रेगुलेट करें हम, ये ऑब्जेक्ट है इस एक्ट का। विच वर इलीगल, कौन से एक्ट, कौन से हम सर्कुलेशन रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करें आर्म्स और एमुनेशन की, जो इलीगल है, ठीक है। इट्स प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर सम कैटेगरीज ऑफ आर्म्स एंड एमुनेशन। हमें लाइसेंस के बारे में भी ये एक्ट बताता है, रिस्ट्रिक्शन भी करता है कि जो डेंजर वेपन्स हैं उसके रिस्ट्रिक्शन के बारे में भी बताता है, क्योंकि जिससे क्या हो कि हमारे जो सिटीज़न है, सिविलियंस है, उनके पास ये अवेलेबल ना हो। अगर हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है, डेंजर वेपन्स पे, तो वो क्या होगा, सबके पास इजीली हो गया, हर घर घर में होगा, इसलिए उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी है ताकि वो सिविलियंस के पास में ना हो। दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। अब ये इसकी इन्फोर्समेंट डे, इसकी इनैक्टमेंट डे हम जब सेक्शंस की वीडियो स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। और मोर एवर थ्रू दिस एक्ट द पीपल्स राइट टू कीप एंड बियर आर्म्स हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज अ राइट, एज अ लीगल राइट, ठीक है। जैसे हम आईपीसी के अंदर पढ़ते हैं सेल्फ डिफेंस के बारे में, ठीक है, अगर आप सेल्फ डिफेंस में किसी की हत्या भी कर दोगे तो भी क्या होगा, छूट है ना, सेल्फ डिफेंस में आप किसी की हत्या कर सकते हो। तो ये हमें क्या बता रहा है, हमारा लीगल राइट बता रहा है, ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट नहीं बता रहा, हमारा लीगल राइट बता रहा है, ठीक है। अब देखिए, इट वॉज रियलाइज्ड इन द सेम सिचुएशन इफ सेल्फ डिफेंस or in circumstances where there is a serious threat to life and property, it is necessary to allow them to possess and use certain arms and ammunition। तब हमको क्या किया है कि आपको अलाउ किया जाता है कि आप अपने पोजीशन में कुछ आर्म्स और एमुनेशन को क्या कर सकते हो, अपने पोजीशन में रख सकते हो। सेल्फ डिफेंस हो गया, या ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस जहाँ पर आपकी लाइफ डेंजर्स में आ गई, आपकी प्रॉपर्टी डेंजर में आ गई, तब। सो ओवरऑल हम इसके ऑब्जेक्ट के बारे में जान चुके हैं आर्म्स एक्ट के, और हिस्ट्री से हमको ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ और ये कैसे बना ये भी जान चुके हैं। सो थैंक यू। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको हिस्ट्री बता दी है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शंस को कवर करेंगे। थैंक यू।